जय भीम। आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदिता दास है तथा साथ में राजेश जी ढाबरे भी हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, नंदिता दास जो है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 फिल्म अवार्ड मिले हैं और साथ में ही राष्ट्रीय स्तर के 10 फिल्म अवार्ड मिले हैं। आज आप आवाज़ इंडिया टीवी का उद्घाटन के लिए आई हैं, तो आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, लेकिन सबसे ज़रूरी ऐसा मुझे लग रहा है कि नंदिता दास ये अभी भी दास है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पूरे व्यक्तिमत्व में और आपके पूरे किरदार में दास झलकता है। और ये दास ये जतिन दास है जो पिताजी के रूप में एक भारत के बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े एक चित्रकार रहे हैं। तो मैं छोटी सी बातें उनकी, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें जो है वो लोगों को पता है कि वो सबसे बड़े चित्रकार थे, लेकिन हाँ अभी भी पेंटिंग कर बिल्कुल है। लेकिन और एक बात, दो छोटी बातें हैं जो बहुत लोगों को मालूम नहीं कि उन्होंने 1972 में एक कविता का प्रकाशन किया था, और दूसरी बात उन्होंने हाथ से चलाने वाले पंखे जो है उसका सबसे बड़ा कलेक्शन पूरी दुनिया में लिया है। तो इस जतिन दास जी का, पिताजी का आपके ऊपर कैसा असर रहा? आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका प्रभाव एक्चुअली मेरी ज़िंदगी पे बहुत गहरा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो चित्रकार हैं और मुझे आर्ट का एक्सपोजर बचपन में बहुत मिला। म्यूजिशियंस, डांसर्स, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, पेंटर्स, ऐसे कई लोग घर पे आते थे, उनका काम देखने का मौका मिला। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि उन्होंने मुझे बहुत स्वाधीनता दी अपने ढंग से सोचने की, सवाल करने की। वो हमेशा कहते थे कि अगर कोई चीज़ गलत लगे तो किसी से डरना नहीं। मैं एक बहुत ही धार्मिक उस परिवार में नहीं बड़ी हुई, तो इसलिए भगवान को भी वो कहते थे अगर भगवान भी कुछ गलत करे, अगर भगवान है तो, और अगर वो कुछ ऐसा कुछ गलत कहें तो उन्हें भी तुम सवाल कर सकती हो। इस तरह की परवरिश जो मुझे मिली उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ फील करती हूँ। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ माँ बाप कितना प्रेशर डालते हैं बच्चों पे कई बार कि तुम्हें ये बनना है, ऐसा करना है। अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो सपने हैं, कई बार हम बच्चों पे डाल देते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल नहीं की है। अलग अलग चीज़ें सीखो, जो मन में जो अच्छा लगता है वो करो। क्या तुम्हारा प्रोफेशन होगा, तुम्हें ये सब्जेक्ट करना ही चाहिए। मैंने ज्योग्राफी में ऑनर्स किया, उसके बाद तुम क्या नौकरी करोगी कभी नहीं पूछा। क्यों कर रही हो ये सब्जेक्ट? क्योंकि अच्छा लगता है, बस दैट इज़ अ गुड इनफ रीज़न। तो इस तरह की जो स्वाधीनता मिली सोचने की, समझने की, सही मार्ग पे चलने की, कि एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए, ये सारे जो वैल्यू सिस्टम मेरे ख्याल से माँ बाप ही देते हैं। और वो संस्कार अगर एक बार आ जाएं तो फिर काफ़ी चीज़ें सुलझ जाती हैं। हाँ नहीं, लेकिन दो छोटी चीजें जो बोली थी जी हाँ, कि वो पंखों का इतना तो बड़ा उन्हें हमेशा एक कलेक्शन। शौक रहा है अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करने का, खास तौर से क्राफ्ट। तो जैसे हस्तकला है, हैंडलूम है, तो गांव-गांव में इतने सारे हमारे देश में क्राफ्ट्स हैं, वो हमेशा से कलेक्ट करते थे। तो उसमें उन्होंने 20 साल या 25 साल पहले देखा कि बूढ़ी औरत ऐसे हाथ पंखा से जैसे झलते हैं ना, उस तरह से इस्तेमाल कर रही थी, और उसके पीछे बहुत बड़ी अपनी कहानी बता रही थी कि वो पंखा वो कैसे दहेज में लाई थी। तब से अब तक शायद 6000 से ज़्यादा उनके पास हाथ पंखे हैं जो देश के अलग अलग भागों से लिए गए हैं, अलग अलग मटेरियल से बने हैं। कितने तरह के पत्तों के तो बनते ही हैं, पर फिर आइवरी का है, चांदी का है, कपड़े का है, बीड्स का है, इतने तरह के हैं। और हर पंखे के पीछे एक एक कहानी है। तो होपफुली उसका एक म्यूज़ियम बनेगा दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने भी आगे पहल की है, तो लेट्स होप सो। लेकिन जैसे पिताजी का आपके ऊपर संस्कार रहा, पिताजी ने आपको जिस प्रकार से ना कहने की ताकत, हिम्मत दी, और इस हिम्मत के आधार पे आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आई, फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद में आपने ज़्यादातर फिल्में जो है जिसमें सामाजिक दायरा है, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई, जिसकी प्रोस एंड कॉन्स सब बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई देश में, कुछ मोर्चे भी निकले, तो ऐसे फिल्में आपने सिलेक्ट क्यों की? मैं एक्चुअली फिल्म में काफ़ी देर से आई। पहले मैंने MSW किया, मास्टर्स इन सोशल वर्क। उसके पहले नुक्कड़ नाटक किए सफदर हाशमी के साथ करीब 4-5 साल, जिसमें हम अलग अलग सोशल इशू को लेके स्लम्स में, मिल वर्कर्स के वहाँ, फैक्ट्रीज़ में, स्ट्रीट्स पे जाके नाटक करते थे।
तो ऑलरेडी एक सोशल बेंड था। उसके बाद मास्टर्स इन सोशल वर्क किया, उसके बाद एनजीओज़ के साथ काम किया, कुछ गाँव में, कुछ शहर में, स्लम में, बस्तियों में। तो इस तरह से काम करने के बाद मैं फिल्म में आई, तो एक तरह से एक बुनियाद उस क्षेत्र में ज़्यादा बन गई थी। तो जब मैं फिल्म में आई तो मेरे ख्याल से एक इंस्टिंक्टिवली, मतलब अंदर से अपने आप एक आवाज़ निकलती थी कि उस तरह का काम किया जाए जिसमें कहीं ना कहीं लोगों की कहानियाँ सामने आए, जो असलियत है वो सामने आए। तो उसी तरह की स्टोरीज मुझे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, उसी तरह के रोल्स मुझे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और ज़्यादातर औरतों के कैरेक्टर्स हमारे मेन स्ट्रीम सिनेमा में जिस तरह से हम देखते हैं, उसमें उनको एक तरह से स्टीरियोटाइप किया जाता है, एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है कि भाई औरतों का काम नाचना है, रोना है, सुंदर दिखना है, और सुंदरता की भी एक तरह की परिभाषा है। तो इससे हटकर ऐसी कई और भी कहानियाँ हैं, पूरे देश में हज़ारों, लाखों, करोड़ों कहानियाँ हैं, हर इंसान की एक कहानी है। तो जब उस तरह की कहानियाँ आती हैं, उस तरह की फिल्में बनती हैं, उसका मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ, और इसीलिए उस तरह का काम किया। नहीं, सिर्फ काम ही नहीं किया, हमने ये देखा कि जब जब ऐसे कुछ विवाद उत्पन्न हुए, तो विवाद जब जब उत्पन्न हुए तो नंदिता दास ने सामने आके उस कैरेक्टर को डिफेंड किया, उस स्त्री को डिफेंड किया। ये ताकत और ये जज्बा आपका क्यों रहा? मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ में अगर आप डीपली बिलीव करें, आपका कन्विक्शन अगर गहरा हो, तो अपने आप करे जाता है। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप मुझे 50 बार पूछे कि मेरा नाम क्या है, तो मैं नंदिता ही बोलूँगी। जिस लेवल का कन्विक्शन मुझे है कि मेरे इतने सालों से मेरा नाम नंदिता है, उस लेवल का कन्विक्शन अगर आए तो फिर आप सोचते नहीं है कि अच्छा ये मुझे कहना चाहिए। हेट मेल भी मुझे बहुत आए हैं, लोगों ने बुरा भला भी बहुत कहा है। 2005 में मैं एक ब्लॉग लिखती थी और उसमें इतना विवाद, फिर मैं उससे मतलब थक गई कुछ हद तक, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उसी एक छोटे लेवल के विवाद में अटक जा रही हूँ और उस तरह की एनर्जी उसमें चली जा रही। तो मैंने लिखना बंद कर दिया। अभी भी मैं कोई सोशल मीडिया में नहीं हूँ, लेकिन अपने ढंग से जहाँ जहाँ हो सकता है मैं एक कॉलम लिखती हूँ एक मैगज़ीन के लिए हर महीने, तो वहाँ मैं तो अपनी थोड़ी कुछ भड़ास निकाल देती हूँ। कुछ यहाँ वहाँ कॉलेजेस, स्कूल, सोशल फोरम्स में जाके बोलती हूँ, या जैसे जहाँ जहाँ मौका मिलता है, जैसे अभी यहाँ आई हूँ, तो जहाँ लोग अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ सपोर्ट करने की, अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। अभिनेत्री बनने के बाद में आपने एक स्टेप आगे बढ़ के डायरेक्शन के फील्ड में आप आई, और उतना ही नहीं, फिराक जैसी फिल्म आपने बनाई। और ये फिल्म ऐसी है, मेरा दोस्त जिसने ये फिल्म देखी तो उसको 3 दिन तक नींद नहीं आई, क्योंकि वो उसको ऐसे लग रहा था, क्योंकि उसमें फिराक में आपने एक काम किया कि जो घटनाएं घटी वो तो आपने उसमें चित्रित किया है उसको, जो जिन लोगों ने क्राइम किया उनको भी चित्रित किया, लेकिन जो लोग शांत रहे जी, जो ये जनरली होता नहीं है, जो पर ज्यादातर लोग शांति रहते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग ना विक्टिम होते हैं ना दोषी होते हैं, वो चुपचाप बस सब कुछ देखते रहते हैं, जिसकी वजह से चीजें बद से बदतर होती जाती हैं। अगर हर इंसान अपने आप पे जिम्मेदारी ले ले कि मैं बोलूँगा या बोलूँगी, मुझे अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगी। अगर सब बोलने लग जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो या तो घरों की 4 दीवारी में होती हैं या अपने इलाके में होती हैं, अब सबके किसी न किसी दायरे में होती हैं। उस दायरे के लोग अगर बोलने लग जाएं तो एक्चुअली जिनको हम कहते हैं बुरे लोग, मतलब कोई भी इंसान बुरा नहीं होता वैसे देखा जाए तो, लेकिन जो बुरे कर्म हो रहे हैं आज समाज में, वैसे करने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन उनकी चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि वो कईयों पे शोषण करते हैं, कई लोगों पे शोषण करते हैं, ज़्यादातर लोग हम चुप हो जाते हैं। तो हमेशा मैं सबसे ज़्यादा अगर गुरुत्व किसी चीज़ को देती हूँ तो मतलब बुलंद आवाज़ में बोलने को। लेकिन ये एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है। लोग ज़्यादातर जो है, क्योंकि ये फिराक फिल्म आपने जो बनाई ये पैसा बटोरने के लिए कम दिख रही, लेकिन आपने जो ये नया मुद्दा, शांत रहने वाले लोग, ये मैं ज़्यादातर लोग शांति रहते हैं, इस वजह से ये सारी घटनाएं। क्योंकि गुजरात में 2002 में जब रायट्स हुए, और मुझे रायट भी नहीं दिखाना था। हमने काफ़ी फिल्मों में देखा है लूट मार, बलात्कार, मारना, ये सब देखा है, लेकिन उसके बाद जब एक वायलेंस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कई चीज़ें लिंगर ऑन करती हैं, जो गुस्सा है, गिल्ट है, समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, आइडेंटिटी की स्ट्रगल। और ये हमारे समाज में जिनको भी हम साथ लेके नहीं चले हैं, जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ रही हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न के कई इलाके के लोग जो हमारी मेन स्ट्रीम में, जिसको भी हमने मेन स्ट्रीम से अलग रखा है, चाहे ऐतिहासिक रूप से हो या हमारे सामाजिक रूप से, उनकी आवाज़ कभी पहुंचती नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी ऐसी कहानियों को हम लेके दिखाएं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये आवाज़ मेरी बात में वैसे कई बार आवाज़ में देख रही हूँ कि आवाज़ बार बार आ रहा है, इसलिए आपका चैनल
का नाम बिल्कुल सही है। ये क्योंकि ये भी आवाज भी उन्हीं लोगों की आवाज है। लेकिन ये आवाज आपने जिस प्रकार से चित्रित की, जिस प्रकार से आपने डायरेक्शन दिया, तो इस आवाज को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सराहा गया। इस फिराक फिल्म को काफी लेवल पे अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन मैंने अवार्ड्स के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि मैंने तो किसी फॉरेन फेस्टिवल में दी ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद लोगों को समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि ये इतनी इंडियन कॉन्टेक्स्ट की फिल्म है। लेकिन अच्छा हुआ मैं गलत थी, क्योंकि दुनिया में इश्यूज वही हैं, चाहे आप यहाँ जाइए या अमेरिका जाइए, रशिया जाइए। इस फिराक के साथ मैं कम से कम 10-15 फेस्टिवल्स में गई हूँ, और इतना मुझे ताज्जुब होने लगा कि वही सवाल आते हैं, वही कमेंट्स आते हैं, लोग उसी तरह उनको वो छूता है। बेसिक ह्यूमन क्राइसिस वही है, हम और आपकी जो हम एक अस एंड देम की जो एक दूरी बना देते हैं कि वो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, उसकी जो हम दरारें पैदा कर देते हैं लोगों में, चाहे कास्ट की वजह से हो, चाहे रिलीजन की वजह से हो, लैंग्वेज की वजह से हो, हम अपने अलगाव की जो भावना पैदा करते हैं वो सभी सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ अफसोस हुआ कि उसकी रिलीज़ ठीक से नहीं की। प्रोड्यूसर्स ने शायद उनको लगा ये छोटी फिल्म है, थोड़ी इस तरह की इश्यू बेस्ड है, नाचना गाना नहीं है, कोई लव स्टोरी नहीं है, तो फिर कैसे कमर्शियल नहीं है। तो इस तरह की फिल्में सफ़र करती हैं, और कई बार लोग मुझे पूछते तो तुम क्यों ऐसी फिल्में करती हो जो इतने कम लोग देखते हैं। पर मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं ऐसी फिल्में करूं जो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, मैं अपनी अंदर की आवाज़ अगर सुनूंगी तो फिर मुझे वही काम करना पड़ेगा, चाहे कम लोग देखें। लेकिन अब फिल्म की लाइफ सिर्फ रिलीज़ नहीं है, अब आप DVD पे देख सकते हैं, YouTube पे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इतने अब तरीके आ गए हैं कि कम से कम आप उसको एक कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करके रखना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी देख सकें। ठीक है नंदिता जी, हम तो आपसे और भी बात करेंगे, ज़रूर। अभी एक लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ये बुद्ध ही की सीडी 1 लाख लोगों के सामने प्रसारित की गई। वाह, ये मैंने सुनी है वैसे, उनकी पहली जो CD है उन्होंने मुझे प्रेजेंट क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था बुद्ध के बारे में। ये बुद्ध ही बुद्ध है, ये सीडी निकालने की प्रेरणा आपको कैसी मिली? जी, पहले तो मैं नंदिता जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऑल द वे फ्रॉम मुंबई हॉट नागपुर 42 डिग्रीज में आई है और हमारे साथ हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि उनका जो थॉट है, मिशन का थॉट है, वो कहीं ना कहीं आवाज़ चैनल या हम जो भी काम करते हैं उससे मिलता है, और शायद वो अट्रैक्शन है, वो शायद बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज कम। एब्सोल्युटली। आपके सवाल का जवाब मैं शायद बहुत बार दे चुका हूँ कि बुद्ध ही बुद्ध है एक ऐसा कल्चरल स्टेज है जिसको हम कह सकते हैं। म्यूज़िक में बुद्ध पर गाने इसकी थोड़ा अभाव था, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टडी की है। बुद्ध पर जो संगीत मौजूद है इस वक्त उपलब्ध है, वो एक अलग तरह का संगीत है जो फोक टाइप में बहुत बार है या चैंटिंग टाइप में है। तो मैंने सोचा कि अगर बुद्ध के जीवन संदेश विचारों पर अगर काम करना है और इसको अगर लोकप्रिय करना है आज के समाज में, आज के जनरेशन को अगर इसमें रुचि निर्माण करनी है, तो कुछ ऐसा संगीत निर्माण किया जाए जो आज के जनरेशन को अच्छा लगे, आज की पीढ़ी को अच्छा लगे, और साथ ही साथ में इस तरह से उसको लिखा जाए जो एक नाविन्यपूर्ण हो, जिसको हम कहते हैं कि देयर शुड बी समथिंग न्यू। तो आपने देखा कि बुद्ध है का जो संगीत, जो शब्द है, वो कम्प्लीटली बॉलीवुड काइंड है, और मैंने सोचा था उससे ज़्यादा प्रतिसाद मुझे मिला है, ज़्यादा रिस्पांस मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। लेकिन आप वहीं पे रुके नहीं, आपने अभी दूसरा प्रयास, सिद्धार्थ जो प्रयास, जो जिसका आज इनॉग्रेशन भी यहाँ से हो रहा है वो सीडी का, तो उस बारे में भी बताइए। दूसरा प्रयास करने की आपने और क्यों सोची? एब्सोल्युटली, दूसरा प्रयास तो करना ही है, क्योंकि वो शुरुआत ही है। इनफैक्ट सिद्धार्थ जिसको आप सेकंड बोल रहे हैं, वो भी उसको ही पहला ही मान के चलिए, क्योंकि और बहुत आगे सेकंड से जाने के लिए बहुत टाइम है। सिद्धार्थ में ऐसा है कि बुद्ध ही बुद्ध मैंने बेसिक्स दिए थे, बुद्ध के पर्सनालिटी एंड लाइफ पर ज़्यादा ये था। यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट है जो सिद्धार्थ है, इसमें बुद्ध के संदेशों को, उनके फिलोसफी को एप्लीकेशन पार्ट, वो क्या जाने जीना जो ना जगना जाने, इस तरह के गाने हैं। या फिर शाप और वरदान से हटकर ज्ञान की दृष्टि जब स्वीकृत हो तब जीवन समृद्ध हो, इस तरह के गाने। मंगल कर्मों से ही बनती है कोई जगह पावन, पावन रहते मंदिर मस्जिद गिरजाघर जब तक रखो पावन। ये एप्लीकेशन पार्ट है बुद्ध के विचारों का। एप्लीकेशन पार्ट हमने सिद्धार्थ में जाना था, और सिद्धार्थ की खास बात तो आपको मालूम ही है कि लता जी भी उसमें। ये लता जी के बारे में जो है, क्योंकि जैसे हमारे पूरे अम्बेडकराइट मूवमेंट में
जो भी बाबा साहब को मानने वाले बाबा साहब ने जिस प्रकार से सारे दलित शोषित लोगों को अपलिफ्ट किया, तो उन सब लोगों की बहुत चाहत थी काफ़ी दिनों से कि लता जी उनका गाना गाए, बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में गाए, बुद्ध के बारे में गाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक मैं बताऊँ कि प्रहलाद शिंदे एक बहुत बड़ा नाम है, फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, जो पूरे जैसे बहुत ऊंची आवाज़ में गाते थे। उनके काफ़ी गाने हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। उनका कव्वाली टाइप उनका काफ़ी प्रयास था कि लता जी जो है, लता दीदी वो गाना गाए एक बार, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो गए, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया लेकिन बात नहीं बनी। तो बाहर आके उनको पान खाने का शौक था, उन्होंने पान थूक दिया वहाँ पे। ये एक सिंबॉलिक हो गया, पूरे समाज में ये बात फैल गई। तब से लता जी के बारे में काफ़ी नाराज़गी थी ये सारे वर्गों में। लेकिन ढाबरे जी आपने जो है वो करके दिखाया, ये कैसे कर पाए आप? इसका बहुत सिंपल कारण है कि बुद्ध की ताकत प्यार की ताकत है, लव की ताकत है। सबसे बुनियाद जो है पूरे उनके फिलोसॉफी की वो प्यार है। इट इज़ लाइक यू अपील टू द गुडनेस, यू नो। जब तक इंसान है उसमें बुराई और अच्छाई, जैसा नंदिया जी कह रही थी, बहुत सारी चीज़ें कह रही थी कि अच्छाई पे काम करते हैं। जब तक तुम्हें अच्छा लगता है तुम करते हो, तो जब तुम्हें मालूम है कि तुम जो काम करते हो तुम्हें अच्छा लगता है, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ गुडनेस, you can always try to appeal the element of goodness in the other human being which is always there. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 10 टैप करने की बात टैप करने की कोशिश, वो इट इज़ ओनली मैटर ऑफ अप्रोच। मुझे उस कहानी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, बट मेरा जो अनुभव रहा है उनके साथ वो बहुत ही अच्छा रहा है। उनको जब बात हमारी उनकी तरफ जब संदेश गया था तब उन्होंने कहा था कि लेट मी सी, तो मैंने ये कहा था कि आप जो हमने पहला काम किया बुद्ध ही बुद्ध, वो 8 गाने आप सुन लीजिए और उसके 10 गाने ऑलरेडी बन चुके थे, तो सारे 18 गाने लता जी ने सुने। ऑल 18 सॉन्ग्स उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने उनके सीईओ के द्वारा मुझे मैसेज भेजा कि ये जो भी लिख रहा है, जो कंपोज कर रहा है, इट इज़ डिफरेंट, ये नई चीज़ है, एक नई संस्कृति है, एक नया प्रयास है और बहुत अच्छा है। शी सेड कि आई वुड बी पार्ट ऑफ दिस सेकंड एल्बम। तो उसमें आके उन्होंने फिर, और जब मैं उनसे मिला तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे माहौल में मेरी उनसे मुलाकात हुई और चाय हमने साथ में, बिस्किट खाए। उन्होंने वो इतनी बड़ी है, मुझे नहीं बताइए, गाना बताइए। तो बोला लता जी मैं आपके सामने, नहीं हारमोनियम लीजिए, गाना बताइए। लता जी यहाँ बैठी, मैं हारमोनियम लेके, भावना यहाँ बैठी हुई थी। हम हारमोनियम पे लता जी वो गाना हमने थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस कराई और इतने अच्छे से उन्होंने वो गाना सुना। बोले अच्छा ये ऐसा है, मैंने बीच में जो ये है एक बीच में थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा है क्या? बोला हाँ ऐसा है, गा के दिखा। तो इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस और मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ टाइम अनुभव मेरे लिए है, क्योंकि लता जी के साथ कोई मेरे ऐसा छोटा कलाकार, अभी कलाकार के रूप में तो जी राजेश ढाबरे कलाकार, क्योंकि ये तो बहुत बड़े अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, लेकिन वो गीतकार भी है, संगीतकार भी है। ये सारा जो है आपको बचपन से ही सब गाने की हॉबी है, गाने की हॉबी बहुत स्ट्रांग थी। मैं अभी चर्चा में कह रहा था कि मोहम्मद रफ़ी जी के गाने में गाता हूँ। मेरी मम्मी काफ़ी गाने में रुचि रखती है, शायद वहीं से ये पैशन आया है, पैशन मुझे मिला है। लेकिन सुर शायद मुझे पिताजी से मिला, कि पिताजी का अभी गाना मैंने सुना, ही 70 ईयर बट ही जस्ट सैंग एंड देन आई अंडरस्टूड कि आई एम एबल टू सिंग बिकॉज ऑफ हिम। तो ये घर से ही धरातल है और मैंने ये जिम्मेदारी के तौर पे लिया, ये काम जो लिया है ये जिम्मेदारी के तौर पे लिया है कि ये मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि कुछ अच्छा, कुछ हाई क्वालिटी काम तथागत और बाबा साहब पे हो, जो कि नहीं है। और इस तरह की इट शुड कट अक्रॉस ऑल द लाइन्स, द बैरियर्स, द टाइम्स, एजेस, सेक्सेस, कास्ट, बाउंड्रीज, जोग्राफीज ऑन, क्योंकि ये बुद्ध है, ये आज उतने ही जीवित है जितने थे, जितने रहेंगे। उनकी रेलेवेंस बल्कि आज तो ज़्यादा ही है, आज तो ज़्यादा ही है, बिकॉज मौत सस्ती हो गई है, वैल्यू सिस्टम ख़राब हो गया है। तो थोड़ा सा भी आप बुद्ध समझते हैं तो अच्छा खासा बदलाव अपने आप में आ सकता है। तो ये जिम्मेदारी के तौर पे मैंने लिया और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सक्सेस हुआ हूँ। अच्छा नंदिता जी, जैसे हम आपके पिताजी की बात कर रहे थे, वैसे ही इनके पिताजी भी है, इनका नाम फतेह सिंह जी है, और जैसा नाम है वैसे उनका कैरेक्टर भी है, वैसे उनकी पर्सनैलिटी है। लोग बहुत सारे डरते भी है उनको, बहुत सारे लोग, क्योंकि वो जो है वो शिस्त को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए शायद वो भी कुछ प्रभाव आपके पिताजी लाइक एट द एज ऑफ 11 ही केम आउट फ्रॉम विलेज, ही सेट अप हिज थिंग्स। कागज़ के घर में रहे हैं हम लोग, एकदम गरीब किस्म का हमारा बचपन था। आज भी एट द एज ऑफ 75 ही उनको बुद्ध विहार की स्थापना करनी है, तो खुद रसीद लेके निकल रहे हैं। 2.5-3 लाख रुपया उन्होंने गरीब बस्तियों में जाके 2.5-3 लाख रुपए का कलेक्शन किया, बुद्ध विहार बना रहे। एट द एज ऑफ 75 इन 42 डिग्रीज एट नागपुर
ही इज गोइंग हिज रोड, तो वो ताकत जो है मेरे पिताजी में भी ही इज अबाउट 71, एब्सोल्युटली पर इतना मेरे से तेज चलते हैं, इतनी मेरे से ज़्यादा काम करते हैं, एक अलग जोश है। हाँ मुझे लगता है कि हम कितना भी आगे बढ़े, I cannot touch the height of एब्सोल्युटली, हम थोड़े से बिगड़े हुए हैं। हाँ, जितना मालूम है लोगों को उसमें थोड़ा ही बोले लो। मतलब पिताजी को अभी भी अधिकार है थोड़ा डांटने का। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा रहेगा। हम पिताजी से अभी भी डरते हैं, थोड़ा थोड़ा डरते हैं। हम नहीं डरते क्योंकि पिताजी ने हमको गलत ट्रेनिंग दी है नहीं डरने की। तो कई बार जब हम ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं तो पिताजी वही कहते हैं कि देखो तुम मेरे साथ ही इतना ज़्यादा लड़ती हो, तो आप ही ने सिखाया है, कुछ भी अगर गलत लगे तो बोलो। कभी कभी उठाती हूँ इसे मैं। लेकिन लड़ते लड़ते नंदिता जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला फोरम पे चली गई। एक लड़ते लड़ते ये मुकाम जो भारत की किसी महिला को हासिल नहीं हुआ, ये मुकाम पे जाने के बाद में आपने क्या महसूस किया? देखिए सच मानिए तो ऐसा कुछ मैं इतना सीरियसली लेती नहीं हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि अवार्ड्स एक तुक्के की बात होती है। वो उसमें एक टीम बैठती है, मैं खुद जूरीज पे बैठी हूँ तो मुझे मालूम है कुछ हद तक, तो एक टीम बैठती है। इसका मतलब अगर मैं सीरियसली ये सोचने लग जाऊँ कि मैं इस देश की सबसे ज़्यादा या तो ताकतवर या व्हाटएवर सक्सेसफुल या कोई भी उसकी परिभाषा आप डाल दीजिए, तो वो बिल्कुल ही गलत है। वो मुझे भी पता है और सभी को पता है। तो पर खुशी होती है, किसी ने चुना है, उस मोमेंट में अच्छा लगता है। पर मेरे तो अवार्ड्स भी किसी अलमारी के अंदर घुसे हुए हैं, मुझे खुद नहीं मालूम है कहाँ पर है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियसली लेती हूँ, लेकिन काम ज़रूरी है। और उससे एक सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि उससे आपकी एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप कहीं ना कहीं पर अगर औरतों की जो स्थिति है आज समाज में, और उनके बारे में अगर नहीं बोलेंगे, उनके लिए कुछ काम अगर नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह के अवार्ड से शर्म आनी चाहिए। मतलब अभी एक कम से कम न्यूट्रल रहने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना जरूरी है। If you are working for award, then things become different. If you are not working, if you are working for issues, अब कुछ बीच में अवार्ड्स मिलते हैं, कई जगहों पे आपको लगता है कि कुछ अच्छा काम किया हो तब नहीं भी मिलता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना मेरे ख्याल से समझदारी का कम नहीं है। नहीं, लेकिन जब जब भी नारी हिंसा की बात आती है तब आप एज ए एनजीओ के माध्यम से या एक स्त्री एक माध्यम से एक इंसानी रूप से मेरे ख्याल से हर इंसान को बोलना चाहिए, आदमी हो औरत हो, वो तो बराबर है। लेकिन आप जिस प्रकार से उसमें ये मैंने अपने सोशल वर्क के काम में भी ऐसी इतनी औरतों से मैं मिली हूँ, उनके स्ट्रगल्स इतने देखे कि मुझे लगता है कि मैं तो कितनी प्रिविलेज्ड हूँ, यू नो, एज अ वुमन, एज अ पर्सन, हर तरह से मैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज, मतलब कितनी हमारे पास इतना कुछ है, हमको खाने को कभी सोचना नहीं पड़ता है, हमारे सर पे छत है, मतलब बेसिक्स तो हमारे पास बिल्कुल ही है, उससे ज़्यादा ही है। तो फिर इतने सब जब लाखों लोगों के पास बेसिक चीज़ों के लिए अपना एक स्वाभिमान से लेकर मतलब 2 रोटी खाने तक के जब लाले पड़े हुए हैं, तो कैसे कोई ना बोले। मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान अगर एक्सपोज करे अपने आप को रियलिटीज़ से, और हर इंसान में, जैसे राजेश जी ने भी कहा कि एक अच्छाई है, एक सेंसिटिविटी है, तो हमें सिर्फ अपने आप को एक्सपोज करने को अलाउ करना चाहिए। हम लोग नहीं तो अपने अपने अगर दायरे में रह जाएंगे तो हम बाहर की दुनिया देखते नहीं। हमको लगता है यही दुनिया है, दिल्ली बॉम्बे दुनिया है, गाड़ी में जाना, एसी रहना, थोड़ी गर्मी होती है तो हम लोग यूँ करने लग जाते हैं। अगर ऐसे रहेंगे तो फिर समझ लीजिए चले गए। पर अगर हम अपने आप को एक्सपोज करें तो मुझे लगता है हर इंसान के मन में ऑटोमेटिकली कुछ करने की इच्छा जागेगी और हर इंसान करेगा। तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करती हूँ, जैसे यंग लोगों से ख़ास तौर पे, कि कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर अपने आप को अपने छोटे दायरे में मत रखिए। कुछ एक समाज में जो हो रहा है, जो अच्छा आपको नहीं लगता, उसके साथ थोड़ा जुड़िए, क्योंकि ज़रूर वो आपको प्रोत्साहित करेगा कुछ अच्छा करने के लिए। कल मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी, उसमें एक फ़ोटो अलग था, बॉयकट वाला। अच्छा, आपने मेरे वेबसाइट पे देखी? हाँ जी। बाल में सर मुंडाना पड़ा ना, उसे कहते हैं। वाटर के लिए जो फिल्म में फिर हो भी नहीं पाए, क्योंकि तब उसे रोका गया ये कहकर कि विधवाओं के साथ ऐसा सब जो शोषण होता है ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये तो पहले होता था, अब बिल्कुल नहीं होता वगैरह, ये सब कहकर रोक दिया गया। जो राइट विंग पार्टीज़ हैं उन्होंने इस तरह से किया, तो जिसकी वजह से तब फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन मैंने और शबाना आज़मी जी दोनों ने हमने अपना शेव किया था सर, भिक्षुनी लग रहे थे हम तो बिल्कुल। अच्छा लग रहा था वैसे। पर वो फिल्म फिर 4 साल बाद बनी, पर तब उनको पूरा मतलब कास्ट बदलनी पड़ी, लोकेशन बदलना पड़ा, बल्कि श्रीलंका में जाके उन्होंने शूट किया, तब जाके फिर रिलीज़ की वाटर। हम ये चर्चा और थोड़ी जारी रखेंगे, अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कि वुमन शुड स्टॉप
फीलिंग गिल्टी, इसको काफ़ी सराहा गया। तो इस बारे में नहीं, क्योंकि हमेशा औरत को ये गिल्टी फील होते रहता है, ये हर औरत को, मेरे अंदर भी है। जबकि मैं इतना कुछ बोलती हूँ, औरतों के उत्थान के लिए इतना किया है, खुद भी इतनी लिबरल और इतने अच्छे माहौल में बड़ी हुई हूँ जहाँ पर लड़का लड़की में कोई फ़र्क मुझे नहीं मिला, मेरे भाई और मेरे में। उसके बावजूद ये कहीं हमारी इतनी डीप कंडीशनिंग है कि आज एज अ वर्किंग वुमन जब औरत ऑफिस में होती है, काम करती है, तो उसको लगता है अरे मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं, अरे मैंने अपने पति के लिए ये खाना नहीं बनाया, बच्चे के लिए ये नहीं किया, मेरे पिताजी के लिए ये नहीं किया। जब घर में होती हूँ तो सोचने लग जाती हैं कि अच्छा मेरा वो काम मैंने पूरा नहीं किया, अरे मेरे बॉस को मुझे ये बताना था। तो कॉन्स्टेंटली आप दूसरों के बारे में सोच कर कभी भी अपने बारे में सोचने का मौका नहीं देते, और जब सोचते हैं तो फिर उसमें गिल्टी लगता है कि अरे मैं कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो जा रही, मैं अपने बारे में सोचूं जबकि मुझे ये सोचना चाहिए, पहले वो सोचना चाहिए। हर इंसान को लगता है, मुझे भी लगता है। मैं काम भी करती हूँ, साथ में मेरा छोटा बेटा है 2 साल 8 महीने का है, अभी उसको छोड़ के यहाँ आई हूँ। कल रात को उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई तो मुझे एक इमोशन ऑफ गिल्ट आया। पर गिल्टी फील करना अपने आप में एक नेगेटिव इमोशन है। कोई आप बच्चे के साथ रहना चाहते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे को अच्छा लगता है, आपको खुद अच्छा लगता है, इसीलिए कहीं बाहर काम इसलिए करना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें खुशी मिलती है, एक अपने टैलेंट को भरने का एक मौका मिलता है। पर गिल्ट से कुछ नहीं करना चाहिए, और अपने बारे में सोचना सेल्फिश नहीं है। आप खुश रहेंगे तो फिर आप दूसरों को खुशी भी दे पाएंगे। जब इंसान खुद खुश नहीं रहेगा तो वो किसी को खुशी नहीं दे पाएगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वुमेन डोंट फील गिल्टी। जलाता है कोई तो खुद अंदर बहुत जल चुका रहता है या जल रहा होता है, तभी उसको तभी वो सोच सकता है किसी को जलाने के लिए, तो दिमाग में ना आए। ये नारी की आवाज़ जो है वो आज तक दबाई गई थी, इस वजह से नारी जो है पीछे रही। नारी की आवाज़ देने के लिए आज एक आवाज़ नया चैनल चालू होने वाला है, सिर्फ नारी की आवाज़ नहीं, क्योंकि दूसरे चैनल जो दिखते हैं हमें तो वो तो जैसे हर वक्त में नारी का किस प्रकार से शोषण करने वाली कहानियाँ बताते हैं। ऐसा कुछ इस चैनल में नहीं रहेगा। इसमें तो नारी की आवाज़, जो भी पिछड़ा वर्ग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भारत की पिछड़ा वर्ग हो 95% 85% तकरीबन जो लोग हैं वो पिछाड़े गए हैं सालों से, हजारों सालों से। दलित शोषित समाज जो बहुजन समाज है उसको पिछड़ा गया। आज सब लोग बात करते हैं, सारे टीवी चैनल वाले बात करते हैं, लेकिन जो उनके आइकॉन तो अमीर लोग होते हैं ना। उनका कोई भी एपिसोड रहता है तो ऐसा बताया जाता है कि जैसे भारत तो ऐसा ही है, लेकिन असली भारत तो श्रमिक के आधार पे चलता है। जो खेतीहर मजदूर है उसकी कहानी कोई नहीं बताता, उसकी आवाज़ बनने जा रहा है एक आवाज़ चैनल। नहीं, इसीलिए इनफैक्ट मैं आई, क्योंकि जब राजेश जी ने मुझे लिखा तो मुझे लगा कि इतने ऐसा कोई चैनल है ही नहीं। आप तो महाराष्ट्र में कह रहे हैं, ऐसा तो आई होप ये चैनल इतना अच्छा हो कि नेशनल चैनल बन जाए, क्योंकि इसकी बहुत एक कमी है हमारे मीडिया में आजकल। क्योंकि अब मीडिया भी ऐसा सेंसेशनल हो गया है, दर्शक भी मतलब हमारी भी एक सोच अलग होने लग गई है कि हाँ जहाँ मसाला चाहे वो सीरियल में हो, अब तो न्यूज़ भी न्यूज़ नहीं रहे, कैसे हम एक दूसरे को कैसे लड़वाएं। कोई डिबेट जब होती है तो उसमें भी उससे कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डिबेट को भी मान लो एक तरह से ले जाया जा रहा है एक जगह, ऐसा लगता है। तो आवाज़ जैसे चैनल की बहुत ज़रूरत है जहाँ सही इश्यूज़ लिए जाएं, उनको गहराई से उनके बारे में सोचा जाए। पर मेरे ख्याल से ऐसा चैनल सर्वाइव तभी करेगा जब उसके लिए दर्शक होंगे, क्योंकि कोई भी चैनल कोई दूसरे प्लैनेट में तो है नहीं। वो अगर आपके पास 200-300 चैनल्स का ऑप्शन है, आप एक बटन दबा के चैनल चेंज कर सकते हैं, तो कोई आवाज़ क्यों सुनेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह के चैनल्स पूरे नेशनल लेवल पे आएँ, ताकि जो सच्ची की आवाज़ है, पूरी इंडिया की जो आवाज़ है, वो आवाज़ इंडिया के द्वारा लोगों तक पहुँचे। और इसके लिए श्रोताओं को और दर्शकों को तो मैं अपनी तरफ से भी गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे चैनल को बिल्कुल आप सपोर्ट करिए। ऐसे चैनल देखेंगे तब जाके इस तरह की कहानियाँ बाहर आएंगी। अगर हम लोग इसे नहीं देखेंगे तो फिर जायज़ है कि दूसरे चैनल्स TRP उनका बढ़ता जाएगा। इस तरह की चीज़ों में जब सपोर्ट मिलेगा तो और इश्यूज़ आएंगे और लोगों की कहानियाँ सामने आएंगी, और फिर बदलाव का ये चैनल एक कैटलिस्ट बन सकता है। अभी थोड़ी देर कुछ दिनों पहले बदलाव की कहानी को लेकर एक बहुत बड़े सारे मीडिया में एक बात फैल गई थी, जैसे कि अपने एक दूसरा गांधी प्रोड्यूस किया गया। ये यहाँ के अन्ना हजारे जो है, ये अन्ना हजारे दूसरे गांधी है करके प्रोड्यूस किया गया, सामने लाया गया। और कितने लेवल पे कि 15 अगस्त के दिन जब पूरा देश पंतप्रधान लाल किले पे झंडा लहराता है, राष्ट्रध्वज लहराता है और फिर भाषण देता है, ये भारत की उस दिन की सबसे बड़ी घटना होती है। लेकिन TRP के लिए चैनल वालों ने उस दिन ये दोनों बातें नहीं बताई, गांधी गांधी बताया दूसरा गांधी, ये अन्ना हजारे जी।
और फिर बाद में उनको फ्लॉप कर दिया। तो ये जो है किसी को आगे बढ़ाना, किसी को पीछे लाना, तो जो बदलाव के लिए जो है ये झूठा बदलाव जिस प्रकार से लाया जा रहा है, क्योंकि इसके तरफ भी देखना जरूरी है, क्योंकि हमारे लोग जो है जो मीडिया बताता है वही सही मानते हैं और फिर चक्कर में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए मैं तो पहली बात है बहुत कम टीवी देखती हूँ, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। होटल में भी मैं स्ट्रगल करी थी वो रिमोट कंट्रोल से, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है टीवी खोलने की। लेकिन क्या होता है कि मीडिया में किसकी आवाज़ पहुँच रही है अगर आप सोचें तो कुछ ही चंद लोगों की आवाज़ पहुँच रही है। हम सभी उसी कल्चर में बढ़े हैं कि अगर न्यूज़पेपर में कोई बात होती थी तो हमें लगता था अरे अखबार में आई है मतलब सच ही होगी। वो एक ज़माना था कि टेक्स्ट बुक में है तो सच है, टीचर ने बोला है तो सच है, अखबार में है तो सच है। आजकल हमें पता है कि ये सारे अखबार और सारे मीडिया हाउसेस भी इतने इंडिपेंडेंट वॉइसेस नहीं है, इसमें किसी ना किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल कमर्शियल इंटरेस्ट हो गया है। हर चीज़ में कमर्शियल हैज़ इंटरफेयर्ड विद आर्ट, इट इज़ इंटरफेयरिंग विद न्यूज़, हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट दीज आर द टाइम्स वी आर लिविंग इन। तो इसीलिए जब हम सोचते हैं कि अरे ये तो एक नेशनल लेवल पे हो रहा है, वो किसे पता है? आपसे हमसे किसी ने पूछा कि ये दूसरा गांधी पहला गांधी, कितने ग्रेट लोग आके चले गए जिन्होंने बहुत काम किया है जिस पे मीडिया की नज़र नहीं पड़ती है, तो क्या उससे उनका काम कम हो जाता है? तो मैं कोई भी अगर बदलाव लाना चाहे मैं उनके समर्थन में करूँगी, पर कोई इंसान जब किसी इशू से या लोगों की आवाज़ से जब बड़ा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी वो इट शुड नेवर बी अ पर्सन सेंट्रिक, ये मेरा मानना है। और पर कोई अगर अच्छी चीज़ सामने ला रहे हैं तो ठीक है, हम वो जो इशू ला रहे हैं उसके लिए हम लोग लड़ें। ऑफ कोर्स करप्शन बहुत बुरी चीज़ है, या कितनी सारी हमारे देश में ऐसी कई चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग ज़रूर लड़ें। और अगर उसके लिए कोई लीडर्स उभर के आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम सपोर्ट करेंगे। पर उन लीडर्स का भी कर्तव्य रहता है समाज के प्रति, हम लोगों के प्रति, कि वो हमारी आवाज़ को भी साथ लेके चलें। ढाबरे साहब, आपकी आवाज़ के प्रति क्या प्रतिक्रिया है? मुझे आशा है कि ये थोड़ा हटके काम करें। जो भी बात जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो इश्यूज जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं लेता है उसको ये छुए, उस पर काम करे, उस पर डिटेल में जाकर उसको छेड़े, और जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय देने की कोशिश करें अपने स्ट्राइक्स द्वारा, अपने मीडिया कवरेज द्वारा। और जिन लोगों को अच्छे कामों को जैसा मीडिया कवरेज नहीं मिलता, हाईलाइट नहीं मिलता है, वो चीज़ों को वो चुने अपने सर्वे द्वारा, अपनी टीम द्वारा, और प्रॉपर नेटवर्किंग करें। एक थॉट भी होना चाहिए, एक अप्रोच होना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, बिल्कुल एक विजन, एक फिलॉसफी होनी चाहिए। तो क्या होता है कि विजन के नहीं होने के चलते, लैक ऑफ विजन की वजह से आज जो हम देख रहे हैं मीडिया में, शायद वही प्रॉब्लम है कि विजन नहीं है, एक थॉट प्रोसेस नहीं है, तो उसके वजह से लॉट ऑफ थिंग्स विच कम ऑन द स्पॉट एंड देन यू डोंट नो whether it is as per your philosophy or not, तो आप you get confused and you start deviating from your main goal। तो कोई अगर विचारधारा को लेकर चले तो मुझे लगता है, और क्वालिटी, और उसमें पीछे ना हटे, क्योंकि हो सकता है कल को टीआरपी ना भी मिले शुरू में, पर धीरे धीरे अगर आप अड़े रहेंगे, लगे रहेंगे और अपनी इंटेग्रिटी रखेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मतलब लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण चैनल बन सकते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि विचारधारा में उसमें और क्वालिटी अच्छी रखे, क्योंकि अब स्पर्धा का ज़माना है। ये नहीं कि देखो आप देख रहे हैं जिस तरह से क्वालिटी के बिना कुछ नहीं होगा, तो वो भी ध्यान रखे, और कितना पुराना कितना नया दिखा रहे हैं ये भी ध्यान दे। तो मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी श्योर दे विल डू गुड। नंदिता जी, आप आज आवाज़ इंडिया टीवी चैनल, नए टीवी चैनल के लिए आई है नागपुर में, और नागपुर में आप दीक्षा भूमि पे जाने वाली है। जी, मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। शायद आपको कितना पता है पता नहीं, लेकिन उस दीक्षा भूमि पे जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो तो उसको लोग भगवान बोलते हैं, हम तो उनको भगवान नहीं बोलते। ही वाज, वो टाई पहनते थे, कोट पहनते थे। He was a great thinker, he was a great crusader। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जो योगदान रहा है, आज हमारी 10 चीज़ें इस देश में प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, लॉ से लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन में तो पक्का, सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम फिर भी अपने इस डेमोक्रेसी पे नाज कर सकते हैं या प्राउड हो सकते हैं सिर्फ उसके बेसिस पे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बढ़िया है, कितना उन लोगों ने सोचा था। और बाबा साहेब का इस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे जो योगदान है, सिर्फ उसी के लिए हम सब उनको कितना सलाम करें वो कम है। तो वो हिंदू कोड बिल यदि उन्होंने वहाँ पे जो लाया था पहले मंत्रिमंडल में,
जी तो वो यदि पारित हुआ रहता तो आज जो स्त्रियों को जो दिक्कतें आती है तो वो बिल्कुल नहीं आई रहती। हाँ, और उनकी तो जो विजन थी और उन्होंने जो सोचा था कि जो रिजर्वेशन के बारे में है और सब चीज़ों के बारे में कि 10 साल में चीज़ें बदल जाएंगी, 20 साल में बदल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने तब शायद मान के वो एक इतने ऑप्टिमिस्ट और सच्चे इंसान थे कि वो सब सोचते थे कि बाकी सब चीज़ें भी ठीक ढंग से चलेंगी। लेकिन विजन के साथ अनफॉर्चुनेटली जो बाकी सब एक्शंस हुए, जो एक कपटता या जो एक करप्शन और वैल्यूज़ जो होने लगा इंसानी लेवल पे भी और स्ट्रक्चरल लेवल पे भी, जी, जिसकी वजह से वो चीज़ें अभी भी आज भी इतने सालों बाद भी नहीं हुई हैं, मतलब ठीक नहीं हुई हैं। और दलित समाज ने आज भी इसीलिए सफ़र कर रहा है, इसके बावजूद कि उनके इतने बड़े लीडर ने एक तरह की समानता कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे दी है। हर राइट है हर इंसान को, इस देश के हर सिटीजन को वो राइट है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको वो राइट क्या है अभी तक वही नहीं पता, और उसके लिए कैसे लड़ें या कहाँ जाएं या क्या करें, कोई दरवाज़ा खुला नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड मोर पीपल नीड टू गेट इन। नंदिता जी, आज दीक्षा भूमि से आवाज़ इंडिया टीवी चैनल का नए चैनल का उद्घाटन तो होगा ही होगा, उसके साथ में एक और नई चीज़ जुड़ी है, वो सिद्धार्थ कैसे, जिस सिद्धार्थ का जन्म वो तो भारत में हुआ था लेकिन वो खत्म होते जा रहा था, यहाँ पे दूसरी ताकतों ने उसको कम किया था। जो विषमता यहाँ पे फैलाना चाहते हैं उन्होंने इसको कम किया, लेकिन उस समता की शुरुआत जिस दीक्षा भूमि से हुई, फिर से नया जन्म सिद्धार्थ का दीक्षा भूमि से हुआ। उसी दीक्षा भूमि से ढाबरे जी की जो सिद्धार्थ नई सीढ़ी है उसका आपके हाथों से लोकार्पण हो रहा है। मुझे तो बहुत खुशी है और लाइव भी सुनने को मिलेगा तो उसका और एक मज़ा है, क्योंकि आजकल जैसे राजेश जी ने भी कहा कि जो यंग लोग हैं, जो आज का जो समाज है, वो बुद्ध के बारे में हो या सिद्धार्थ की जो पूरी जर्नी थी उनके बारे में कितना कम जानते हैं। तो एक तरह से उन्होंने एक सहज भाषा में एक मनोरंजक तरीके से फिलोसॉफिकल और इतनी अहम बात बताई है और इतने मज़े से, मतलब म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है विच इज़ अक्रॉस बॉर्डर्स, किसी मतलब वो हर दिल को छू जाती है। तो संगीत के द्वारा तो मैं भी सुनने के लिए आती हूँ। उस दीक्षा भूमि पे 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के एक आवाज़ पे लाखों लोग इकट्ठा हुए और आज करोड़ों लोग उनके फॉलोअर बन गए। इस दीक्षा भूमि पे आपका स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आई और आज आपने आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के लिए शुभकामनाएं दी और चर्चा में शामिल हुए राजेश ढाबरे जी भी, आपका सबकी का दोनों का धन्यवाद।